नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कंचनपुर नेपाल में मायावती और तत्वाधान में दोनों देशों के अधिकारियों और नेपाल के सांसदों की मौजूदगी में क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में भारत और नेपाल के अधिकारियों ने शिरकत की। आयोजित वर्कशॉप में आए अतिथियों ने बताया कि मानव तस्करी बॉर्डर से कई रूपों में की जा रही है और उत्तराखंड में करीब 1850 किलोमीटर की खुली सीमा होने के कारण मानव तस्करी में इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम हेतु दोनों ही देशों के अधिकारीगण तीव्रता से कार्य कर इस पर रोक लगाएं। क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप रखने के हमारा उद्देश्य एक ये है कि हम नेपाल इंडिया जो 1850 किलोमीटर खुला सीमाना है, इस सीमाना से एवरी डे सयों की संख्या में लड़कियों को, पुरुषों को यहाँ से लला कर फसला कर इंडिया में काम के बहाने लेके जाते हैं। अब इंडिया तक ही नहीं, इंडिया को एक ट्रांजिट बना के इंडिया से वहाँ दुबई कतार लेके जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे इस जगह से कैसे रोक सकेंगे, दोनों देशों के अधिकारियों से बैठ के एक उपाय सोचेंगे, उपाय निकालेंगे कि ये ट्रैफिकिंग का, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का कैसे न्यूनीकरण किया जाए। हमारे यहाँ पुलिस भी है, कस्टम्स भी है, इमिग्रेशन है, लेकिन खुला गांव जो है वो गांव में हम गांव के लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, गांव के लोगों के साथ कैसे काम किया जाए, गांव को लोगों को एक पुलिस ही कैसे बना जाए, उस सोसाइटी सिविल पुलिस कैसे बन सकते हैं, ताकि गांव से जाने वाले लोगों को, जैसे कि वहाँ से ट्रैफिकिंग होने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। ये एक एक्शन प्लान बना के हम अपने नेपाल की साइड में और इंडिया के साइड में लागू करना चाहते हैं। तो ये ट्रैफिकिंग जो है सालाना 200,000 से ज़्यादा नेपाली जो इंडिया, तो ये बल्कि नेपाल ही सिर्फ नहीं है, अब तो इंडिया से नेपाल में भी ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो दोनों देशों में बीच में जो समस्या है उसको हल करने के लिए, कुछ उपाय निकालने के लिए ये रेगुलर हम सालाना एक बैठक करते हैं। तो जो अभी आपने देखा कि एसडीएम साहब आए हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी ये सब कुछ चल रहा है आजकल नेटवर्क के चलते, तो इसको भी, इस पर भी रोक लगाया जाएगा। वही तो, ये नेटवर्किंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के बहाने बहुत सारे नेपाली लड़कियों को लेके काम पे लगाया है, उनका पास से पैसा भी इन्वेस्ट करवाया है, तो उनका पैसा भी घूम रहा है और उसको वहाँ एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। वो वहाँ से निकल के घर आना नहीं सकती है। तो उसको कैसे हम नियमित किया जाए, वो इंडिया में कैसा नियमित कर सकते हैं, वहाँ के रेगुलेशन क्या है, वहाँ के कानून क्या बोलती है, ये सारी चीज़ जो है वो इसको कम करने में हम ये काम कर रहे हैं। और दूसरा बात जो हमने हमारा प्रेजेंटेशन में भी कहा है, जब नेपाली लड़की वहाँ उसको बेच दिया जाता है तो उसको एक आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड फंसा दिया जाता है, उसको दिलाया जाता है। तो उसमें उसका सारा उम्र बढ़ा जाता है, नाम अलग से नाम दिया जाता है। तो वो नकली जो एक आईडी जो बनता है वहाँ, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो जिसका ऊपर एक आईडी बना के दिया जाता है, वो जो फर्जरी डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं उसको कार्रवाई क्यों नहीं जाओ, उसको कार्रवाई करने की मांग भी हमने किया है। देखेंगे कैसे दोनों देश की सरकारी पदाधिकारी बैठ के क्या उपाय निकलेंगे। हम आगामी दिनों में इसको लागू करने के उद्देश्य से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके मैती द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है यहाँ नेपाल में। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए हो जाती है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू और इससे घृणित कोई क्राइम नहीं है इस वक्त जो ह्यूमन सोसाइटी एक्सपीरियंस कर रही है। और ये इशू ऐसा है कि बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के दोनों देशों के बीच में हम इस समस्या से पार नहीं पा सकते। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस और भविष्य में होते रहें, इसी तरह का वो है अनुमान है। और बिना डायलॉग के, बिना कोऑर्डिनेशन के समस्या को ये पाना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए सर, इंडिया में भी बैठकें जैसे नहीं हो पाती, तो इसका भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया में हमारे को हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम साहब की अध्यक्षता में एक सेल तो गठित है और उसकी बैठक भी होती है। बट ऑब्वियसली जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर इशू ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये बैठकें सिर्फ सालाना रूप में ना होकर हर छमाही में, हर तिमाही में बैठकें, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। और अभी हाल में जो हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहब के बीच में वार्ता हुई
उसमें संभवतः ये जो इंडो नेपाल डिस्ट्रिक्ट मीट है उसमें एजेंडा में क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग को भी प्रमुखता से रख के डिस्कस करा जाएगा। मानव तस्करी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है वार्षिक, इसमें आपने भी प्रतिभाग किया है महिला आयोग की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, मैंने तो हमेशा ही ये कहा है कि मानव तस्करी एक कोई छोटा सा क्राइम नहीं है, ये हर स्तर पे हर देश में हो रहा है। तो जब तक हम लोग सब मिल कर के छोटे छोटे गाँव तक भी हमारी जब तक ये हमारी इसको रोकने के लिए हमारी जड़ें ना होंगी, क्योंकि मानव तस्करों की जड़ें तो गांव-गांव तक पहुंची हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको बॉर्डर पे या ऑफिसों तक ही उसको सीमित रखते हैं। हम लोगों की जो कमेटी भी बनी हुई है वो हम लोग सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित है। जब तक हम इसको उतार के गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये संभव नहीं है, और इसको एक छोटे हल्के रूप में नहीं लेना है। जैसे हमारी पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, सती प्रथा वगैरह खत्म हुई थी, उसी प्रकार एक जन आंदोलन के रूप में हमको इसको लेना होगा, तभी ये है मानव तस्करी, जिसको लेकर नेपाल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बैठक का आयोजन किया गया। बॉर्डर क्रॉस वर्कशॉप के नाम से एक बैठक का आयोजन किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर दोनों ही देशों के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने यहां पर शिरकत की। मैं इस वक्त मौजूद हूं भीमदत्त नगर पालिका महेंद्र नगर नेपाल में, जहां हर वर्ष एक बैठक का आयोजन किया जाता है और दोनों ही देशों के लोग इसमें शिरकत करके अपने अपने तरीके से वक्तव्य निकालकर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी बात कहते हैं। मानव तस्करी, कोई एक मानव तस्करी के जो क्राइम है इसमें आता है बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार और भिक्षावृत्ति, यौन शोषण, दास प्रथा और अंग की तस्करी। सबसे बड़ा क्राइम भारत नेपाल नेपाल के बॉर्डर से किया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए दोनों ही देश के अधिकारी इस पर काम करते हैं। बनबसा के नेपाल बॉर्डर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेल भारत सरकार द्वारा स्थापित है 2010 से, लगातार कार्य प्रगति पर है और इसको लेकर इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। महिला आयोग की एक महिला उत्तराखंड से जो पहुंची हैं शिरकत करने, उन्होंने बताया कि इस पर अभी और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी तरीके से सीमाएं खुली हुई हैं, तो उन खुली सीमाओं से भी मानव तस्करी की जाती है, जिसको रोक के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। इस बैठक में सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री यहां आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, जो नहीं पहुंचे, और खटीमा से सीओ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बनबसा के इंचार्ज और जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मानव तस्करी को रोकने के लिए और बेहतर कार्य करने की जरूरत है और लगातार दोनों ही देशों के अधिकारी इस पर काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि खुली सीमा से मानव तस्करी को रोकने के लिए ऐसी बैठकें का जो आयोजन हो रहा है, इन बैठकों से कितना फर्क पड़ता है और जो बैठक को और शॉर्ट किया जाए इसकी बात भी यहाँ की गई थी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, महेंद्र नगर, नेपाल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बात करते हैं मुद्दे की बात में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से मानव तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे होगा आने वाले समय में, इन तमाम अहम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल मानव तस्करी का अगर जिक्र करें यहाँ पर तो बड़े पैमाने में देखने को मिल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। तो इसकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ आगे आने वाले समय में कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर एक विशेष तौर पर रणनीति तैयार की गई। कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं संवाददाता दिल्ली से, रुक कर लेते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए इस वर्कशॉप का जो आयोजन है इसी उद्देश्य के लिए किया गया कि कैसे अब इस समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा, क्या कुछ आने वाले समय में कदम उठाए जाएंगे? कुलदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है जी। देखिए, भारत और नेपाल के अधिकारियों के साथ कल क्रॉस बॉर्डर बैठक के एक आयोजन किया गया था, जिसमें आपसी अधिकारी समन्वय के साथ साथ जो चंदपुर के अंदर एक संस्था उसके साथ इसका आयोजन किया गया था। साथ ही भारत की एक बाल संस्था उसके साथ और कई सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसके अंदर मानव तस्करी को लेकर एक विशेष मुद्दा बनाया गया था। कई तरह की बातें इसमें रखी गई थी। आपसी
जो सुझाव एक दूसरे के साथ साझा किए गए थे, जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच मानव तस्करी जो आने वाले कुछ सालों के अंदर जो तस्करी बढ़ी है, उसको लेकर बिल्कुल। कई आयोजन किए गए। तो भारत नेपाल हर साल एक नेपाली इस तरह के आयोजन करता है, जिसकी फिर भी मानव तस्करी पर रोक नहीं लगाई जाती। और कल कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो यही था कि जो 1850 किलोमीटर की उत्तराखंड से लगी सीमा है, उस पर जब खुली सीमा होने के कारण तस्करी आराम से होती है, जिसमें जो नेपाल से बच्चों को लाया जाता है और इसमें महिला तस्करी की जाती है, मानव तस्करी की जाती है, जिसका ताजा उदाहरण अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत और नेपाल की पुलिस के साथ मिलकर एक साझा ऑपरेशन डंकी चलाया गया था, जिसके अंदर 11 भारतीयों को वहां से मुक्त कराया गया था, जिसके अंदर 8 आरोपियों के साथ साथ नेपाल के साथियों को भी गिरफ्तार किया था, जिसमें बंधुकों को अमेरिका का बहाना करके उनको लाया गया था कि अमेरिका भेजा जाएगा, लेकिन उनको 2 हफ्ते से एक कमरे में बंद कर रखा था। और वहीं कल दिल्ली के अंदर भी एक मानव तस्करी गिरोह को पकड़ा गया, जिसके तार पंजाब और नेपाल से जुड़े गए थे, जिसकी जांच करने में सामने आया कि अब तक गैंग जो है 500 से ज्यादा बच्चों को बेच चुका है। जो बच्चों को ये इस तरह की ये जो गैंग होते हैं, कई आसपास के जो नेपाल के अंदर जिस तरह से गरीबी और शिक्षा को लेकर कमी है, तो इस तरह के गांवों में घूमते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, उनसे 12-15 हजार रुपए में बच्चा खरीद कर उनको 12 से 15 लाख रुपए में आगे बेच दिया करते थे। वहीं अब जब अधिकारियों ने कल साथ इसकी बैठक की है, तो उसमें इसी बात पर एक अहम चर्चा की गई कि जब बॉर्डर के ऊपर किस जो भी आपसी समन्वय बनेगा, एक दूसरे से जो सुरक्षा एजेंसियां वो एक दूसरे को इनपुट देगी, उससे साझा करेगी और जिससे मानव तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी। बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो इस वर्कशॉप के जरिए इन तमाम विषयों पर चर्चा भी की गई, कई सारे प्रेजेंटेशन भी दिए गए, और क्योंकि ये समस्या जो है बेहद गंभीर है, इसको लेकर क्या कोई ठोस रणनीति भी इस वर्कशॉप के जरिए बताई गई जिस पर आगे काम किया जाएगा और इस पर रोक लगाई जा सकेगी? जी देखिए, जो एक वित्त संस्था है जिसने इसका आयोजन किया था, जिस संस्था के अंदर जब कई बड़े अधिकारी थे और नेपाल के सांसद थे, जिसमें उन्होंने जो बात थी कि भारत को इस तरह की बैठक का आयोजन किया करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के अंदर जिस तरह से गरीबी होने के कारण नेपाल की जो महिलाएं होती है उनको पैसों का लालच देकर काम के बहाने भारत लाया जाता है, उनकी मानव तस्करी करके या उनको व्यापार के अंदर उनको धकेल दिया जाता है, जिससे वो अपने किसी से संपर्क भी नहीं कर पाती और घर भी वापस नहीं जा सकती। और ऐसे में भारत के साथ उन्होंने कई अपने सुझाव साझा किए और भारत को कहा है कि इसके साथ भारत को इस पे ठोस कदम उठाए, क्योंकि नेपाल से तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही और नेपाल से काफी मात्रा के अंदर जो मानव तस्करी की जा रही है, और साथ ही जो नशे की तस्करी और कई तरह के जो गैर कानूनी गतिविधियां होती है उन पर भी रोक लगाने के लिए बिल्कुल कुलदीप, साथ ही इसके साथ साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी बेहद जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि बॉर्डर लांघ कर अगर नेपाल से कोई भी भारतीय सीमा में एंटर करता है और उसके पास किसी भी तरीके का कोई आधार कार्ड या पहचान पत्र नहीं होता है, तब और मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए, और इसको लेकर क्या इस विषय पर भी चर्चा की गई इस वर्कशॉप में? जी, जैसा आपको बताया कि मैंने 2 हफ्ते पहले जो डंकी ऑपरेशन के तहत जो 11 भारतीयों को जो वहां से मुक्त कराया गया था, ये उसी चीज के अभियान का हिस्सा था, क्योंकि जब नेपाल से यहाँ भारत भेजा जाता है तो कई तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार करे जाते हैं, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, जिसमें अभी दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है उसने भी एक ऐसे गिरोह को पकड़ा था जहाँ हजारों पासपोर्ट और कई तरह के आधार कार्ड बरामद हुए थे, जो फर्जी आधार कार्ड बनाते लोगों को विदेश भेजते थे। और इस तरह के कागज बनाते लोगों को, जो ये गैंग जो सक्रिय है, जिसके अंदर पंजाब और यूपी और नेपाल के कई गैंग ऐसे हैं जो इस तरह के कागजात तैयार कराते हैं नेपाल के बहाने इंडिया में काम दिलाने के बिल्कुल कुलदीप, यूपी से ही एक घटना कल सामने आई थी जहां पर एक नाबालिग को फिलहाल बचा लिया गया और हिरासत में लिया गया आरोपियों को। तो ऐसे ही मानव तस्करी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्यादातर देखा जाए यूपी और पंजाब समेत नेपाल समेत यहां पर ये मामले अधिकतर ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बात करें वो दिल्ली के रोहिणी जिला के बेगमपुर थाने का, जहां पड़ोसी ने शिकायत करी थी कि उनके सामने एक परिवार रहता है, जब कई दिन से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। पड़ोसी ने पूछा तो सब परिवार कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल करी थी। पुलिस को जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो माँ बेटी के पास एक डायरी मिली थी, डायरी बहुत पुरानी थी, जिसके अंदर हर बच्चे का नाम, उसको कहां से चुराया, किसको बेचा, कितनी रकम में उसको बेचा गया, उसपे जितने नेपाल के पंजाब के गैंग थे उनके लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसको फिलहाल अभी पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है। जिसके बाद जब पंजाब के गुरदासपुर के अंदर से उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जब इतने बड़े ऑपरेशन गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें सामने आया कि ये गैंग 500 से ज्यादा बच्चों को 2 साल के अंदर नेपाल से और पंजाब से चुराकर भारत के अंदर बेच चुका है। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल मानव तस्करी को लेकर ये क्रॉस बॉर्डर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और इसमें प्रेजेंटेशन भी दिया गया कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति बनाकर इस पर काम किया जाएगा, ताकि दोनों ही देशों के लिए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बॉर्डर पार करके मानव तस्करी का जो कारोबार है ये धड़ल्ले से या तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर अब रोकथाम को लेकर ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया।